हेलो सभी साथियों को नमस्कार। प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। और इससे पहले हमने कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाए थे, उनमें देखा था पॉलिटी की कुछ ट्रिक्स, जी के ट्रिक्स देखी थी। तो आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो शामिल विषय हैं, टॉपिक वाइज हैं, उनको कवर करते हैं। डेली का डेली कवर करेंगे, तो इसको 4-5 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे, पूरा पॉलिटी देख लेंगे। ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, भारत का संवैधानिक विकास है, संविधान का स्रोत है, संविधान के प्रमुख भाग हैं, संविधान में अनुच्छेद अनुसूची हैं, संविधान की प्रस्तावना है, भारत संघ और यानी कि पूरा जो भी है प्रमुख संशोधन और विविध तक पूरा इंडियन पॉलिटी जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो कि क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम लगी हुई हैं, रेलवे एलपी और रेलवे टेक्नीशियन, इसके बाद में आरपीएफ के फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, शुरू हो गए हैं ऑनलाइन होना। और इसके बाद में जून मंथ में निकल जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनटीपीसी का सितंबर में आ जाएगा, रेलवे ग्रुप डी का। तो कई सारी एग्ज़ाम लगी हुई हैं और जून से सभी प्रस्तावित हैं। लगभग जून से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं, पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे सभी को। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, इससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इसको भारत का संवैधानिक विकास संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है और भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन, देखिए, भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। देखिए इसमें क्या क्या है, यानी कि कंपनी का शासन था और ब्रिटिश क्राउन के शासन को, वही हमारा भारत का संवैधानिक विकास है, वही क्रम है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सीधे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमारा जो दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हम पहले सिंपल से इसका जो मैप है उसको देख लेते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट इसके बाद 1784, चार्टर एक्ट 1793, ये सब जो भी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसद अधिनियम जो 1773 से 1853 तक का है। ठीक है, 1773 से 1853 तक का क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो संसदीय अधिनियम पारित किए गए थे वो हैं 1773 से 1853 तक। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 हो गया, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, यहाँ तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, जो कंपनी के शासन तक सीमित रहा, वो 1773 से 1853। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन के शासन। आगे देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो हैं वो 1858 से शुरुआत हुई थी और 1947 तक ये 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी तक क्या था, ये कंपनी के शासन के लिए चार्टर एक्ट जारी किया जाता था और इसके बाद में 1853 के बाद में ये भारत शासन अधिनियम बना दिया गया, वो किससे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, पहले क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 तक, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम, यानी कि 1919 और 1935 और 1947। ठीक है, 1947 का ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। ये जो दो हैं ये भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे विस्तृत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या इसके नियम थे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या था इसमें। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। किसके शासन,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था उसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत क्या किया गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किया गया था, स्थापित किया गया था। ये था 1773 का। इसके बाद में इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद, इसका नाम कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता से के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और जिनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था और बंगाल के जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था जिनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष होता था। ठीक है, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम लोगों ने ये सीखा। इसके बाद और भी है इसमें, इस व्यवस्था के तहत वारेन हास्टिंग का बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो वारेन हेस्टिंग था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और ये बोरवेल, ये काउंसिल के सदस्य, 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। ठीक है, उसके सदस्य कौन कौन थे? फ्रांसिस था, क्लेवरिंग था, मानसन था और बोरवेल था। ये काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इससे पहले क्या होता था? गवर्नर होता था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसे बनाया गया? प्रथम वारेन हेस्टिंग को। इसके बाद में इसी व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल यानी कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में बंगाल यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और इसी में अगर बात करें तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इप्पे और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनमें तो चैम्बर्स था, लेमेस्टर और हाइड, ये तीनों थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इप्पे थे और जबकि 3 जो न्यायाधीश थे वो चैम्बर, लेमेस्टर तथा हाइड ये थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था कि इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारी जो निजी व्यापार करते थे और भारतीयों से कुछ उपहार लेते थे तो उसको लेना देना ये बंद कर दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी जो समस्त सूचनाएं होती थी वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। जो कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी जो जितनी भी सूचनाएं होती थी वो सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बाद में आगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसमें आया था 1781 में। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको कहा जाता है वो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया था। इसमें क्या था देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 था, इसके बाद में आया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। क्या हो गया था? इसमें क्या हुआ था कि इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर यानी कि जो
ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में थी, तो उस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। फिर इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। जो व्यापारिक कार्य जो व्यापार होता था और राजनीति और व्यापार को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है। भारत में कंपनी द्वारा क्षेत्र की पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र भी कहा गया। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, इसी एक्ट के तहत, यानी कौन सी एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसके तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना यानी कि शुरुआत हो गई थी, और जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। कब से शुरू हो गई थी, 1784 से शुरुआत हुई थी और 1858 ईस्वी तक रही थी। ठीक है, क्या द्वैध शासन ये रहा था। आगे क्या करते हैं कि कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल को अनुमति की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनुमति दे दी गई थी किसकी, कंपनी की वाणिज्य संबंधी जो जितने भी मामले हैं उनको देखने के लिए। परंतु राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। यानी कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस पर क्या था, जो कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया था। ठीक है। वाणिज्य संबंधी जो कार्य था उसके लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया था, और जो राजनीतिक मामले था, राजनीतिक कार्य था, उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद में 1786 का अधिनियम। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का अधिनियम आया है। तो उसमें देखते हैं उसमें क्या हुआ कि इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इस अधिनियम में क्या बनाया कि 1786 का जो अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल को यानी कि जो विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था, और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। यानी कि गवर्नर जनरल को ही सब कुछ बना दिया गया था, और ये दोनों अधिकार यानी कि सर्वप्रथम किसको मिले थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। तो गवर्नर जनरल किसको प्राप्त हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। जो प्रधान सेनापति की शक्तियां जो थी वो किसको दी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय बने हैं, उनकी जो लिस्ट दी गई उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो 1774 से 1785 ईस्वी तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो रहा है वो कौन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 1758 से 60 ईस्वी तक बंगाल का जो प्रथम गवर्नर रहा है वो रॉबर्ट क्लाइव रहा है। कौन रहा है, पहले क्या होता है, पहले गवर्नर होता है, यानी कि 1758 से 60 तक ये 2 साल, यानी कि 58 से 60 2 साल रहा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर, और 1765 से 67 भी रहा है। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, 1772 से 74 तक ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा है कौन, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद क्या बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया 1774 यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बनाया गया, इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया था। किसको, वारेन हेस्टिंग को। ये अंतिम बंगाल का गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बात याद रखिए, वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 से 1834 ईस्वी तक रहा। देखिए पहले बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद में क्या हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और उसके बाद में क्या हुआ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। कब बना था, 1828 से 1834 ईस्वी तक रहा ये। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कब बनाया गया, 1834 से 1835 ईस्वी में इसको बनाया गया। ठीक है। आगे वही देखते हैं,
फिर भारत का प्रथम गवर्नर के बाद क्या हुआ, 1856 से 1858 तक कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर, जो कंपनी पहले नियुक्ति करती थी, कंपनी ने नियुक्त किया था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, तो कंपनी द्वारा जो नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम था। ठीक है, कौन, भारत का गवर्नर जनरल जो था वो अंतिम था, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम कौन था, प्रथम अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इसी को 1858 से 1862 तक क्या कर दिया गया, भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। किसको, लॉर्ड कैनिंग को। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय। देखिए, भारत का प्रथम वायसराय की शुरुआत कब हुई थी, बनाई, ये 1858 से 1862 तक वायसराय बनाए गए। ठीक है, शुरुआत हो गई थी वायसराय। फिर क्या हुआ, मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक भारत का अंतिम वायसराय कौन रहा, लॉर्ड माउंटबेटन। और 19 अगस्त 1947 से जून 1948 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहा स्वतंत्र भारत का, वो लॉर्ड माउंटबेटन। और जो भारत के थे श्री राजगोपालाचारी, ये जून 1948 जनवरी 1950 के स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, ये इनकी स्थिति, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, भारत का प्रथम वायसराय, फिर भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरह से। इसके बाद में आया चार्टर एक्ट 1793। 1793 में क्या था चार्टर एक्ट में, कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट ये था कि इसके द्वारा जो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा था। किस चार्टर एक्ट के तहत, 1813। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के चीन से व्यापार और कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा, लेकिन इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन ये आ चुका है, IAS 2018 में आ चुका है कि किस अधिनियम के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के विकास में विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसके बाद में क्या हुआ, आगे देखते हैं। फिर 1813 का चार्टर एक्ट देख ही लिया था, इसमें भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ कंपनी का जो व्यापार था, चीन के साथ और भारत में चाय के साथ व्यापार करने जारी रहा। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा के में खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, ये क्या था, इसमें क्या था, तो इसमें देखेंगे कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1800, अभी तक हमने पढ़ा था शॉर्ट में, अब लॉन्ग पढ़ रहे हैं विस्तृत। 1833 का चार्टर एक्ट जो हुआ था उसमें क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य के रूप में,
शामिल किया गया वो सबसे पहले कौन था, वो सर्वप्रथम मैकाले जो था वो चौथा सदस्य, कानूनी सदस्य था। ठीक है, फिर इसी एक्ट के तहत यानी कि 1833 के एक्ट के तहत सब परिषद यानी गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले क्या था, इससे भेदभाव, नस्ल भेदभाव, जाति भेदभाव होता रहता था और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कानून बना दिया गया था और इसी एक्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। और इसी चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ये इंपॉर्टेंट काम किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था, एक मिनट, सॉरी जी, इसमें क्या हुआ था, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ घोषित किया और 1833 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय कानूनों के समीकरण और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। एक मिनट, सॉरी, इसके बाद देखेंगे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 के बाद क्या है, 1853 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही सिविल सेवकों की भर्ती, यानी कि जो आजकल हमारे भारत में IAS की भर्ती हो रही है, सिविल सर्विस परीक्षा होती है, उसकी सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसको देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इसमें कंपनी का शासन जो था वो समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज के अधीन भारत के शासन को कर दिया गया, अधीन कर दिया, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वारा लागू जो द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय बना था और 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया था। इसके बाद में क्या हुआ कि जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। कहां से हुई थी, 1861 के भारत शासन अधिनियम से शुरुआत हो गई थी भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की। आगे इसमें क्या दिया गया है, नोट देखते हैं। 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों यानी कि जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। यानी कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उससे भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। वायसराय को
काल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि होती थी 6 माह। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी अधिनियम के तहत यानी कि 1862 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई थी 1862 भारत शासन अधिनियम के तहत। आगे नोट में क्या दिया है कि 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया था। इसके बाद में आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ था इसके बारे में देखते हैं कि इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उससे ही एक सीमित यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी 1892 का भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये देखो यूपीपीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ था, इसमें सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार के से 6 दिन पहले नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। परंतु और इसमें एक जो चीज़ थी वो क्या हुआ था कि परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। जो संसद में मतदान होता था पूरक प्रश्न पूछे जाते थे और मतदान का अधिकार ये नहीं था केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना था और इसी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी कि सीमित ही अवधि में सीमित अर्थों में ही निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद में आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं इसे। और लॉर्ड मिंटो तत्कालीन जो थे वो वायसराय और जॉन मार्ले जो थे वो राज्य सचिव थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया था। वो ऐसे कौन से पहले भारतीय व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जुड़े थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद में इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों की, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो एमपीपीसीएस 2 बार पूछ भी चुका है कि इसी अधिनियम यानी कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसके तहत क्या हुआ, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना कर दी गई थी। यही वो जो था यो सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई थी भारत में। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाने लगा। इसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड ये भारत का वायसराय था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कर्टिस था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों यथा हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया था। इसके बाद में हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन प्रणाली का जनक जो था वो लियोनेल कर्टिस था और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में
हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो था गवर्नर और उन मंत्रियों की सहायता करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया था। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। किस अधिनियम में? 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, और लोक सेवा की स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है, ये यूपीआरओ में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन पर प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो हमारा भारत का संपूर्ण संविधान है, वो इसी पर आधारित है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इनमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों जो बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना दोनों की हुई थी। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आ चुका है एग्जाम में 2014 में, यूपीपीसी 2014 में आया है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया था। जो 1858 में जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया था, उसको भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसी 2011 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन यूपी पीईटी 2023 में भी आया था। ये क्वेश्चन जो बर्मा था, बर्मा को यानी कि जिसको जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था, ब्रिटिश भारत से इसको अलग कर दिया गया था। इसके बाद में इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद में देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों यानी कि जो डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। इन दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। भारत का सम्राट जो शब्द था वो भारत शासन अधिनियम यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। आगे है हमारा कि भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। जो भारतीय रियासतें थी, देसी रियासतें थी, 92 रियासतें। ठीक है,
प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपनी संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में आता है संविधान का निर्माण। तो देखते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देखते हैं। पहले अभी तक हमने पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई थी और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पूरा कंप्लीट पड़ा है। अब देखते हैं संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहली बात यह है, तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में इस भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर ही पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में इस संविधान निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव यानी क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था और वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 निर्धारित की गई थी। कितनी? 389 निर्धारित की गई थी और इनमें से जो था 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत से थी और 93 सीटें थी वो देशी रियासतों से आवंटित की जानी थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, यानी कि जिनको चीफ मिशनरी कहते हैं। चीफ मिशनरी कौन थी? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और जो पश्चिमी बलूचिस्तान है पाकिस्तान में जो इस समय, ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। प्रांतों का आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर अविभाजित किया गया था। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया और यह निर्वाचन जो था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। जो संविधान सभा का जो निर्वाचक मंडल था, ये कौन सा था? ये वयस्क मताधिकार निर्वाचन नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद में देखते हैं, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग कर दी थी। यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें यानी कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के किसी भी सदस्य ने उसमें भाग नहीं लिया था और उसने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, जिसमें क्या हुआ था कि उसने अपने अलग पाकिस्तान और अलग संविधान की मांग रखी थी। इसके बाद में क्या हुआ था? पहली बैठक में कुल 207 सदस्य ही शामिल हुए थे, जिनमें 9 महिलाएं थीं जो कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। देशी रियासत जो हैदराबाद थी उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसके बाद में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। यानी कि जो पहली बैठक हुई थी
उसमें वरिष्ठ सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष उनको चुन लिया गया था। देशी रियासत एक हैदराबाद थी जिसने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। इसके बाद में आगे देखते हैं। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। प्रस्तावना को ही उद्देश्य प्रस्ताव से मिली है। अब देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थीं और उनके अध्यक्ष। इससे पहले हम लोग ट्रिक से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो जो बनाया था। अब आज हम लोग विस्तृत देखेंगे। ट्रिक क्या थी? ट्रिक कुछ ऐसे थी। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा। ठीक है, इस प्रकार से थी ट्रिक, जो कि हमारा चौपाई के रूप में था। तो आगे देखते हैं। संघ संविधान की समिति जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये दो जगह, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी और परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन संबंधी समिति के मुंशी थे। तो ये थे इनके कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे हम लोग। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल कितने, यानी कि 11 अधिवेशन हुए थे, जो कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था और संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया। कितने? 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया था। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य 15 थी, जिनमें से 5 जो थी वो उत्तर प्रदेश से थी। जो 5 महिलाएं थी वो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। जिनमें से चलिए देखते हैं। देखिए, ये 15 महिलाएं दी गई हैं। इनमें 5 जो थी वो उत्तर प्रदेश से थी, यानी कि जो विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बन। ये जो 5 बेगम एजाज रसूल, ये जो 5 थीं, 5 महिलाएं, ये उत्तर प्रदेश से थीं। उसके बाद में सरोजनी नायडू बिहार से थीं। 2 महिलाएं महाराष्ट्र से थीं, 1 उड़ीसा से थीं। इस तरह से
इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा हस्तलिखित था। तो ये थे आज की वीडियो में इतना ही, और जो संविधान निर्माण है वो कल देखेंगे पूरा विस्तृत सही से। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।